तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज पे। मैं हूं अमित कुमार। और दोस्तों, आप लोग अगर बीपीएससी एस्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपका पेपर 1 या 2 है, तो दोस्तों निश्चित तौर पर ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न प्रैक्टिस जो है आपके लिए होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, यह सब जो जितनी भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम, जितने भी प्रैक्टिस करवाए हैं, आप सभी वीडियो को अगर आप देख लीजिएगा तो दोस्तों यकीन मानिए कि आपका बीपीएससी भी क्लियर होगा और एस्टेट भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो प्रश्न आपके बीपीएससी में पूछे जाएंगे वो आपके स्टेट में नहीं पूछे जाएंगे, या फिर पूछे भी जाएंगे। तो दोस्तों जो प्रश्न पूछा जाता है वही सब प्रश्न जो है रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों इस दृष्टिकोण से जो है, ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टीजीटी संगीत का ये जो है प्रैक्टिस सेट हम करवाने जा रहे हैं। तो बहुत आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रहने वाला है यह सब। जितने भी सेट करवा रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न जो हम करवा रहे हैं, जो हल प्रश्न पत्र है दोस्तों, आप सब उसको आप देख लीजिए। आपका निश्चित ही देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि आपको एस्टेट में 100 नंबर का प्रश्न जो है वो आपके म्यूजिक से पूछा जाता है। तो दोस्तों 100 में से आपका 70 कवर होने वाला है यह सब सेट से। ठीक है, 100 में से 70 आपका कवर यहाँ होने वाला है यह सब सेट से। ठीक है, 100 में से 70। ठीक है। और अगर आप बात कर लें बीपीएससी की, तो बीपीएससी में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 80 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें आपको दोस्तों 50 से 55 नंबर का इसमें कवर होने वाला है, केवल यहीं से। तो दोस्तों आप लोग जो है जितना भी सेट जो करवाए हैं प्रैक्टिस, आप सारे सेट को देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों प्रश्न और कहीं से आते नहीं है, संगीत की सेट है, संगीत से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारा कुछ जो है आपके सम्मिलित हैं टोटल सेट में। यानी कि बात कर लीजिए आपके जो सिलेबस में है, उन सारे सिलेबस से 2-4 प्रश्न जो है आपके सब सारे सेट में मैं करवा ही रहा हूँ। और मैं भी देख रहा हूँ कि सेट जो है यहाँ पे जो है सेट है, इस सेट में टोटल मिश्रित प्रश्न इसमें है। ठीक है, तो इसलिए आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे सेट को देख लेना है, और सारा जो है आप लोग इस चीज़ को फॉलो कर लीजिए कि इसको देखना है। और आपका 55 नंबर से बीपीएससी में और 70 नंबर स्टेट में क्लियर यहीं से हो जाएगा, यही सब सारे सेट से जितना मैं अभी करवा रहा हूँ। और भी सेट आएंगे बीच बीच में दोस्तों, आप लोग के लिए जो है जीवनी वगैरह भी दिया हूँ, और कुछ कुछ थ्योरी भी ला रहे हैं। देखिए एग्जाम की बात कर लें तो एग्जाम का टाइम जो है दोस्तों, एग्जाम का समय अभी तो थोड़ा सा अभी नहीं होने वाला है। क्योंकि मेरे ख्याल से अभी जो है आपके इलेक्शन जैसा कि चल रहा है इंडिया में, तो इलेक्शन के बाद ही जो है दोस्तों आपका कुछ कहा जा सकता है मेरे ख्याल से। बाकी अब मर्जी बोर्ड की कब एग्जाम ले ले इसका कोई अता पता नहीं है। तो ठीक है, जब तक हम लोग के पास अगर मान लीजिए एग्जाम देर से होती है तो फायदा है, एग्जाम करीब में होती है तो फायदा है। देर से होगी तो बढ़िया से और तैयारी कर लेंगे, अगर नज़दीक में होगी तो चलिए जो तैयारी है सबके लिए तो उतना ही होगा, अगर उन सबों से बेहतर होंगे तो रिजल्ट बिल्कुल हो जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है हमारे पास कि सितार वाद्य बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब इसका देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? मिज़राव का। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा मिज़राव। सितार वाद्य बजाने के लिए मिज़राव का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे आपसे पूछा जाए कि सितार में कितने तार होते हैं तो आप इसका क्या जवाब देंगे? तो फटाफट मुझे कमेंट में जवाब दीजिए कि सितार में तारों की संख्या कितनी होती है। देखिए अब अगला प्रश्न है, इनमें से एक औडव जाति का राग है। तो इनमें से कौन सा एक औडव जाति का राग है? राग बताना है कि कौन सा जाति जो है औडव होगा आपका। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? औडव जाति का जो राग होने वाला है वो सही जवाब हो जाएगा हमारा मालकौंस। ठीक है, क्या हो जाएगा? मालकौंस जो है हमारे औडव जाति का राग है। और साथ ही बात कर ले दोस्तों दुर्गा की, राग दुर्गा की बात कर लें तो दुर्गा भी जो है वो भी औडव जाति की राग है। इसमें दोस्तों आपके 5 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, आरोह और अवरोह में 5 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, तब ये औडव जाति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ताल के कितने प्राण होते हैं? तो ताल के प्राणों की बात कर ले तो ताल के 10 प्राण होते हैं। ताल के कितने प्राण? ताल के 10 प्राण होते हैं। आइए देख लेते हैं कि हम लोग कि ताल के 10 प्राण जो है वो कौन कौन से प्राण होते हैं। तो इसका सही जब जो हमारे पास जो आ गया है कि कौन कौन सा जो है 10 प्राण होते हैं। तो देखिए पहला जो हमारा प्राण होता है ताल के 10 प्राण आपका काल होता है, दूसरा है मार्ग होता है, तीसरा है क्रिया होता है, चौथा है अंग होता है, पांचवा है ग्रह होता है, छठा है जाति होती है, सातवां है कला होता है, आठवां है लय होता है, नौवां है यति होता है, और 10वां है प्रस्तार होता है। दोस्तों देखिए इसमें भी क्या है, आपको यति जो है यति वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यति से दोस्तों आपको पूछ दिया जाता है कि यति कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है कि यति 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यति कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। क्लियर?
देखिए यति जो है 5 प्रकार के होते हैं। यति आप ये देख रहे हैं, यति यानी कि ये 3, तो 4 छोड़ के कितना 5, याद रखना यति 5 प्रकार के होते हैं। तो ये थोड़ा-सा ये एक ट्रिक लगा दिया दोस्तों याद करने के लिए। चलिए आगे प्रश्न है कि मूर्छना पद्धति के अंतर्गत मालकौंस के मध्यम को षड्ज मानकर किस राग के स्वरों की प्राप्ति होती है? यानी कि दोस्तों आपको कहने का मतलब है मालकौंस, राग मालकौंस के मध्यम को अगर हम षड्ज मान लें तो किस राग की प्राप्ति होगी? तो राग किस राग की प्राप्ति होगी? तो अडाना राग की प्राप्ति होती है। ठीक है, प्रश्न यही था हमारा। अडाना राग की प्राप्ति होती है। राग मालकौंस के मध्यम को अगर हम षड्ज मान लेंगे तो अडाना राग की प्राप्ति होगी, यही था। ठीक है, और दोस्तों अडाना की बात करें तो इसके गाने का जो समय है वो रात्रि का दूसरा पहर माना जाता है और राग अडाना विशेषकर मध्य और तार सप्तक में खिलता है। ठीक है, तो अडाना के गायन समय कब हो गया? तो रात्रि का दूसरा पहर। देखिए अब यहाँ प्रश्न क्या है 5 नंबर की, इनमें एक सितार पर नहीं बजाया जाता है। तो सितार पर आपका देख रहे होंगे कि रेला नहीं बजाया जाता है। रेला किस पे बजाया जाता है? रेला जो है आपके तबला पर बजाया जाता है। किस पर? रेला जो है तबला पर बजाया जाने वाला वो है। यानी कि तबले के स्वतंत्र वादन में जो दोस्तों वहां पे रेला बजाते हैं। तबले के स्वतंत्र वादन के लिए रेला बजाते हैं। ठीक है, तो बजाते क्या है सितार पे? देखिए झाला बजाते हैं, तोड़ा बजाते हैं और जोड़ आलाप बजाते हैं। देखिए और जमजमा भी जो होता है वो भी आपके सितार से ही संबंधित है। ठीक है, जमजमा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संगीत में अचल स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो अचल स्वरों की संख्या के बारे में बात करें तो अचल स्वर की संख्या होते हैं 2। कौन कौन सा? एक होता है आपका सा और दूसरा होता है आपका प। ये जो है अचल स्वर होते हैं। ये जो है दोस्तों ये अपने ही रूप में रहते हैं, न ये कोमल होते हैं न ही ये तीव्र होते हैं। आपके बाकी जो है आपके जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए रे ग म ध नी, रे ग म ध नी, ये जो है आपके क्या हो गए? ये आपके हो गए चल स्वर हो गए। क्या हो गए? चल। लेकिन अचल कौन है? आपके सा और प। सा और प जो है आपके अचल हो गए, सा और प। ठीक है, तो ये आपको क्लियर रखना है। चलिए आगे देखते हैं संगीत सम्राट की उपाधि किसने प्राप्त की थी? तो संगीत सम्राट की उपाधि जो थी आपकी दोस्तों अनोखेलाल मिश्र ने प्राप्त की थी। कौन? अनोखेलाल मिश्र को संगीत सम्राट की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और भी लोग थे जिनको कि संगीत सम्राट की उपाधि मिली है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार आपको अनोखेलाल मिश्र ही इसका जवाब चुनना है, अनोखेलाल मिश्र। और ये जो थे दोस्तों वो आपके प्रसिद्ध तबला वादक थे। ठीक है, तबला वादक थे और ये नादिन धिन्ना के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध थे। वो संगीत जगत में नादिन धिन्ना के जादूगर के नाम से प्रचलित थे। ठीक है, उनका संबंध की बात करें अनोखेलाल मिश्र का, तो इनका संबंध जो था वो संबंध बनारस घराने से था और इनको जो है संगीत सम्राट की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो अनोखेलाल का संबंध भी पूछे तो किस घराने से बताना है? आपके बनारस घराने से ही बताना है। चलिए अगला प्रश्न है संगीत नामक पत्रिका किस स्थान से निकलती है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हाथरस से निकलती है। और संगीत नामक जो पत्रिका थी इसके संपादक कौन थे? अगर प्रश्न ये बने तो आपको बताना है कि लक्ष्मी नारायण गर्ग। ठीक है, और संगीत नामक पत्रिका जो है कब शुरुआत हुई थी, कब शुरू की गई थी? तो 1955 ईस्वी में शुरुआत की गई थी इसकी। किसके द्वारा? लक्ष्मी नारायण गर्ग के द्वारा। कहाँ से? तो हाथरस से। ठीक है, प्रश्न दोस्तों ऐसे इस तरह से बनेंगे। आप लोग बिल्कुल, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा प्रश्न जो है आपको क्लियर करवा देंगे। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट पद्धति का प्रचलन किसके द्वारा किया गया या किसने किया? तो देखिए उसका सही जवाब हो जाएगा विष्णु नारायण भातखंडे। भातखंडे जी ने 10 थाटों का प्रचलन जो है प्रारंभ किया था हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में। ठीक है, 10 थाटों का प्रचलन किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि संगीत मकरंद में तालों के 10 प्राण बताए गए हैं। ये देखिए संगीत मकरंद में जो है, यानी कि एक प्रश्न जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा आप देखें कि तालों के 10 प्राण जो हैं वो किस ग्रंथ में बताए गए हैं? तो आपको जवाब क्या देना है? जवाब देना है संगीत मकरंद। ठीक है, संगीत मकरंद। ताल के 10 प्राण किसमें बताए गए हैं? संगीत मकरंद में बताए गए हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ताल के कौन कौन से 10 प्राण होते हैं। जैसा कि हम लोग देख लिए हैं, कला है, मार्ग है, क्रिया है, अंग है, ग्रह है, जाति है। कला है, लय है, यति है, प्रस्तार है। ऊपर में हम लोग देख चुके थे इस चीज को।
अब आगे देखिए, जब कोई स्वर अपने शुद्ध स्थान से नीचे की ओर स्थापित होते हैं, यानी उसका जो स्थान है उससे नीचे की ओर अगर स्थापित होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं दोस्तों, क्या बोलेंगे उन्हें? उन्हें बोलेंगे कोमल स्वर, ठीक है? जैसे कोमल स्वर आपको कहने का मतलब है, जैसे कि आप यहाँ पे ये तो अचल स्वर हो गया ना। आपको जैसे कि यहाँ पे रे हम लिख रहे हैं, तो रे जो है ये आपके जो यहाँ पे अब क्या हो गया? कोमल हो गया। शुद्ध कहाँ होता है? इसके आगे होता है। तो यहाँ से जो नीचे वाला जो है आपके, ये नीचे आ गया, नीचे वाला को क्या बोलेंगे? कोमल, ठीक है? तो यही पूछा जा रहा था। किस वाद्य को कमानी द्वारा बजाया जाता है? तो कमानी द्वारा किसको बजाया जाता है? तो भैया ये आपके वायलिन जो है ना, वायलिन को कमानी के द्वारा बजाया जाता है, ठीक है? वायलिन, जैसे कि आप लोग वायलिन को देखे ही होंगे, कितना मधुर उसकी आवाज़ लगती है। चलिए अगला है प्रश्न कि मूर्छनाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो मूर्छनाओं की कुल संख्या की बात करें तो 21 होती है। मूर्छनाओं की कुल संख्या कितनी? 21 होती है और प्रत्येक ग्राम से दोस्तों 7 मूर्छनाएं बनती है। 7 मूर्छनाएं बनती है प्रत्येक ग्राम से। ग्रामों की संख्या 3 है, तो कुल मूर्छनाओं की संख्या 21 है, ठीक है? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? देखिए, ध्रुपद गायन शैली में कितनी वाणियां प्रचलित है? तो ध्रुपद गायन शैली में 4 वाणियां प्रचलित है, ठीक है? 4 वाणियां जो है आपके प्रचलित है, किसमें? ध्रुपद गायन शैली में, ठीक है? कौन कौन सी वाणी है? एक आपकी खंडार वाणी है, एक डागुर वाणी है, नौहार वाणी है और ये आपकी गोबरहार वाणी है, ठीक है? खंडार वाणी, डागुर वाणी, नौहार वाणी और गोबरहार वाणी। देखिए, खंडार वाणी से संबंध पूछा जाता है दोस्तों कि संबंध खंडार वाणी से किनका संबंध है? तो आपको याद रखना है समोखन खां। खंडार वाणी से संबंध किनका है? समोखन खां का है, ठीक है? और यहाँ पे आप देखें गोबरहार, तो ये आपका तानसेन है। गोबरहार वाणी का संबंध है किससे? तानसेन से है, ठीक है? किससे है? तानसेन से है। अब अगर बात कर ले आपकी नौहार वाणी की, तो नौहार वाणी का संबंध जो आपका है दोस्तों, वो श्रीचंद से है। श्रीचंद से है नौहार वाणी की। अब बच गई एक आपकी डागुर वाणी, तो डागुर वाणी का संबंध जो है आपके ब्रजचंद से है। किससे है? ब्रजचंद। तो क्लियर, चारों का संबंध बता दिया, आप कहीं पे नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब क्या कह रहा है कि सदारंग अदारंग के आश्रयदाता कौन थे? देखिए दोस्तों, प्रश्न यहाँ पे जो है बन गया है, क्योंकि आपको हम जब जीवनी बताए थे तो उसमें भी आपको बताए थे, वहां पे भी आपको बताए थे कि प्रश्न ऐसे ही बनते हैं और वहां से देखिए प्रश्न यहाँ पे बने हैं, ठीक है? तो वह सब जो आप देख लेंगे तो ये सब ऑब्जेक्टिव आपको यूं ही क्लियर हो जाएगा। तो सदारंग अदारंग के आश्रयदाता कौन थे? तो मोहम्मद शाह जो थे आपके, मोहम्मद शाह रंगीले, उन्हीं के आश्रय में रहते थे। कौन? सदारंग और अदारंग। देखिए, सदारंग अदारंग एक महान जो थे संगीतज्ञ थे, उत्तर मुगल काल में या मोहम्मद शाह रंगीले के शासन काल में थे, ठीक है? इनको बादशाह रंगीला का आश्रय प्राप्त था। देखिए, इनका नाम जो है ना मोहम्मद शाह ही है, मोहम्मद शाह, लेकिन इसको जो है रंगीला बादशाह कहा जाता है, ठीक है? अगर प्रश्न बने कि रंगीला बादशाह कौन थे, तो वो आपके मोहम्मद शाह हो जाएंगे। मोहम्मद शाह इसीलिए लास्ट में जोड़ा जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला। अब बात कर लेते हैं सदारंग का। जो ये जो उपनाम यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका मूल नाम क्या था? ठीक है, सदारंग और अदारंग। तो सदारंग का क्या नाम था? सदारंग को क्या कहते थे? सदारंग को कहते थे ये आपके नियामत खां। क्या कहते थे? नियामत खां, नियामत खां। और आपके अदारंग जो हैं उनको क्या कहते थे? फिरोज खां, फिरोज खां। दोस्तों यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं कि सदारंग किनका उपनाम है और अदारंग किनका उपनाम है, ठीक है? यहाँ से ये प्रश्न बनेंगे इस तरह से। और देखिए, आपको इस तरह से भी बनेंगे कि नियामत खां का उपनाम क्या था और फिरोज खां का उपनाम क्या था। तो प्रश्न जो है दोस्तों इस तरह से बनेंगे। अब हम लोग देखते हैं सदारंग अदारंग के आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन अलाप का प्रकार नहीं है? देखिए, अलाप का प्रकार नहीं है तो इसमें जो है आपका ये अलिप्तिगान प्रकार है, और ये आपका रूप का लाप जो है आपका प्रकार है, या फिर रागालाप भी आपका प्रकार है, लेकिन मेलापक जो है आपका प्रकार नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे कौन पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो आपका सही जवाब मेलापक हो जाएगा। देखिए, इसमें जो है आपके अलाप के कितने प्रकार होते हैं? अलाप के आपके जो प्रकार हैं इसके 3 प्रकार हैं। कौन कौन सा है? रूप का लाप
और अलिप्त गान और आपके रागालाप, ये जो है आलाप के प्रकार हैं, लेकिन मेलापक जो है वो आपके क्या है, वो प्रकार नहीं है आलाप के। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्गीकरण के अनुसार वाद्यों में निम्नलिखित प्रकार के माने जाते हैं। वर्गीकरण के अनुसार वाद्यों के निम्नलिखित प्रकार माने जाते हैं। तो वर्गीकरण के हिसाब से अगर बात करें तो वाद्यों को 4 वर्गों में जो है आपको विभाजित किया गया है। ठीक है, 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। आपको यहाँ पे आप देखिए 4 वर्गों में कौन सा है, एक तत्वाद्य है, दूसरा है सुशीर वाद्य है, तीसरा है अवनद है और चौथा घन वाद्य है। मैं आप लोग देख रहे होंगे कि मैं पांचवा को चौथा क्यों कह रहा हूँ और तीसरा को चौथा क्यों कह रहा हूँ। देखिए इसमें दोस्तों आपके तंतुवाद को एक जोड़ दिया जाता है। वैसे तो आप सारंग देव के अनुसार देखेंगे तो आपके 4 ही मिलेंगे, लेकिन तंतुवाद को जोड़ दिया जाता है इसमें। ठीक है, अब आइए आगे हम यहाँ भी देख लीजिए, लेकिन प्रश्नों के उत्तर विकल्प 5 नहीं दिया गया है, इसलिए इसको 4 सही माना जा रहा है। दोस्तों देखिए, अगर आपके पास जो है आपके विकल्प में अगर 5 रहता तो आपको 5 लगाना है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से ऐसे आपको 4 ही माने जाते हैं, लेकिन अब जो है उसको 5 में ही, अगर 5 ऑप्शन में रहे तो आपको टिक किस में करना है, 5 में करना है। ठीक है, चलिए, यानी वो पूछने का जो मतलब होगा वो ऑप्शन में ले आएगा। ऑप्शन में 5 नहीं रहेगा तो आपको 4 पे लगा ही देना है, बिल्कुल हर हाल में 100% लगाना है। चलिए अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर के साथ किस विदेशी वायलिन वादक ने सबसे अधिक जुगलबंदी बनाई। तो जुगलबंदी जो बनाई है पंडित रविशंकर के साथ, जो विदेशी वायलिन वादक की बात हो रही है, तो उनका नाम था यहूदी मेन्यूहिम। यहूदी मेन्यूहिम जो है वो क्या थे, वायलिन वादक थे। ठीक है, वो वायलिन वादक थे और उनकी जुगलबंदी पंडित रविशंकर के साथ हुई थी। ठीक है, 20वीं सदी के महानतम वायलिन वादकों में से एक माने जाते थे। कौन, यहूदी मेन्यूहिम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला जो प्रश्न है कि जब मूल राग में दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ती है तो वह क्या होता है। तो वह क्या होता है जब मूल राग में दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ती है, तो बताना है फटाफट कि क्या होता है। तो वो होता है दोस्तों आपका तिरोभाव। ठीक है, क्या होता है, जब देखिए आप जब मूल राग में हैं और जब दूसरे राग की छाया आपको इसमें दिखाई दे दी, तो यहाँ आके दूसरे राग की यहाँ जो आ गई, तो इसको क्या बोलते हैं, तिरोभाव। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तिरोभाव बोलते हैं। और जब आपके मूल राग में दूसरे राग की छाया दिख गई तो क्या हो गया, वो तिरोभाव। और जब दूसरे राग में जब ये राग की जब छाया दिख जाएगी, जब यहाँ वाला यहाँ आया, तो जब यहाँ से यहाँ आया तो तिरोभाव, और जब ये राग की जब इसमें दिखाई देगी तो यह क्या हो जाएगा, अभिर्भाव। ठीक है, तो हम यहीं की बात कर रहे हैं ना, यहीं की बात कर रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संगीत में प्रचलित विकृत स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो विकृत स्वरों की कुल संख्या दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताए हैं कि विकृत स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 5 है। आपके 7 इसमें शुद्ध होते हैं और 5 होते हैं विकृत, तो कुल स्वरों की संख्या हो जाती है कितनी, 12, जिसमें कि 7 शुद्ध और 5 विकृत और कुल स्वर 12। ठीक है, चलिए तबले में कितने घर होते हैं। तो तबले में घर की बात करें आपके, तो तबले में 16 घर होते हैं। तबले में कितने घर होते हैं, तो तबले में 16 घर होते हैं, जिससे कि क्या होता है, ताल निकलता है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी पद्धति में रागों की कुल कितनी जातियां हैं। देखिए कुल कितनी जातियां हैं, तो कुल जातियों की बात हो तो कुल जातियों में 9 हो जाएगी। अगर आपकी केवल अगर जातियों का बात बोले तो रागों में कितनी जातियां, तो 3 जातियां हो जाती है। ठीक है, औडव, साडव और संपूर्ण, यही 3 जाति होती है। अगर कुल की बात कर दिया तो कुल हमारे 9 हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि हम बता चुके हैं कि 9 कैसे होते हैं, आपको सब हम ये सब जो क्लियर करवा चुके हैं। जैसे चलिए एक बार बता देते हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे औडव, साडव और आपका संपूर्ण, एक आपको इससे होता है औडव और साडव मिलकर ये बन जाता है। यहाँ पे हो गया आपका औडव औडव साडव, ये आपका एक औडव औडव ही रह जाएगा। एक बार इससे हुआ तो एक बार इससे हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, औडव संपूर्ण। तो इसी तरह से है, एक अगर हम संपूर्ण की बात करें तो संपूर्ण साडव, उसके बाद फिर संपूर्ण से बात करें तो संपूर्ण औडव, तो इस तरह से ही बनते हैं। ठीक है, नहीं अगर
समझ में आया है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कीजिए, फिर से अगले जो कभी है तो कोई प्रश्न में हम समझा देंगे। और दोस्तों अगर नहीं समझ में आया तो आप पिछला भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें बहुत बढ़िया से हम बता चुके हैं। देखिए चर्च ज़्यादा डीपली इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए। देखिए अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत के लिए मान्य, वैसे दोस्तों देखिए आपका जो भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जितना चर्च होना चाहिए उतना मैं कर ही दे रहा हूँ। के लिए मान्य विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो हिंदुस्तानी संगीत के लिए जो मान्य जो विश्वविद्यालय है वो किस शहर में है? तो वो आपका इलाहाबाद में है, ठीक है, इलाहाबाद में है। प्रयाग संगीत समिति के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिस थाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति मानी जाती है उसे आश्रय राग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे आश्रय राग कहते हैं। उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आश्रय राग वो होते हैं जो कि अपने थाट के नाम से ही राग बनते हैं। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि आपको भैरवी है, भैरवी, भैरव, जितने थाट है ना दोस्तों, जितने भी थाट है उनके नाम से जो भी राग है ना, जैसे 10 थाट का जो भी राग है तो वो सभी जो है वो आपके आश्रय राग में आ जाते हैं। 10 थाट याद कर लीजिए आप लोग, 10 थाट 10 और 10 वो आपको आश्रय राग भी याद हो जाएगा। क्लियर? चलिए, पूर्वांग के स्वर होते हैं। देखिए पूर्वांग और उत्तरांग, पूर्वांग और उत्तरांग। तो पूर्वांग के स्वर होते हैं आपको, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? षड्ज से पंचम तक। जैसे आप देखिए सा, रे, ग, म, प, ध, नी, ठीक है, ये आपका हो गया मध्यदर्शक स्वर। तो यहाँ तक आपके हो जाएंगे पूर्वांग, और फिर यहाँ तक आपके हो जाएंगे कहाँ तक? फिर आपके यहाँ तक हो जाएंगे उत्तरांग। तो ये होता है आपका। तो हमारा प्रश्न क्या बन रहा है? देखिए षड्ज से कहाँ तक? षड्ज से ये आपका कहाँ तक बन रहा है? षड्ज से पंचम तक, यानी ये मध्यदर्शक जो है आपके ये बीच में रह जाएंगे, और यहाँ से एक स्वर बढ़ाकर हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सा से लेके कहाँ तक का? पंचम तक का, ठीक है। तो वो हमारा हो गया पूर्वांग। और उत्तरांग की बात करें तो वहां से आपको आपको कौन सा स्वर था? पूरा वहां से लेके नी तक, यानी म के पहले कौन सा स्वर आता है? म के पहले जो स्वर हमारा था कौन सा था? सा रे ग म। तो ये आपके क्या हो गया? ग, यहाँ से लेके पूरा नी तक आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? उत्तरांग। तो ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि विभिन्न ताल वाद्यों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट मुझे बताइए कि सही जवाब इसका क्या होगा? तो सही जवाब जो होगा इसका, उसको क्या बोलेंगे? वृंदवादन। विभिन्न ताल वाद्यों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन, यानी कि सब जो है ताल वाद्य को सामूहिक रूप से एक साथ हम लोग जो प्रदर्शन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? वाद्य वृंद, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर हमारा प्रश्न है। 26 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है, क्या कह रहा है? संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्यायों का वर्णन है? संगीत रत्नाकर में 7 अध्यायों का वर्णन है। आपसे अगर पूछा जाए कि सप्ताध्यायी किसको बोलते हैं? सप्ताध्यायी, तो सप्ताध्यायी आपके संगीत रत्नाकर को कहा जाता है। और संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? संगीत रत्नाकर जो है आपके सारंग देव के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और इसमें कितने हैं आपके? 7 अध्याय हैं। संगीत रत्नाकर के लेखक सारंग देव। चलिए अगला प्रश्न है कि आड़ा चार ताल तथा फरोदस्त प्रत्येक में कितनी मात्राएं होती है? देखिए फरोदस्त ताल और आड़ा चार ताल में प्रत्येक में कितनी मात्राएं होती है? तो देखिए आप जैसा कि जानते हैं आड़ा चार ताल में कितनी मात्राएं होती है? 14 मात्रा का ताल है। और आपके फरोदस्त कितना का होता है? फरोदस्त, फरोदस्त जो है वो आपके कौन सा कितने मात्रा का ताल है? तो वो आपके 14 मात्रा का ताल है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 14 और 14, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि तबला पखावज वाद्यों के इस वर्ग में आता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन से वर्ग में आता है? तो ये आपके अवनद में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इसमें जो आपको बताए हैं कि इसमें जो चमड़ा मढ़ा हुआ होता है वो वाले जो क्या होते हैं वो आपके अवनद वाद्य में आते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ढोल मंदिर में बजाया जाता है? तो मंदिर में बजाने वाले ढोल को क्या कहते हैं? इंडिक्का कहते हैं। याद रखिएगा, मंदिर में बजाने वाले ढोल को इंडिक्का कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है कि ध्रुपद की उत्पत्ति किस आश्रयदाता का संबंध रहा है? तो ध्रुपद, तो आश्रयदाता ये मानसिंह तोमर, जो कि अब ग्वालियर के राजा थे। मानसिंह तोमर कहाँ के राजा थे? ग्वालियर के राजा थे। और इन्हीं को ध्रुपद के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है प्रणव भारती के लेखक। तो प्रणव भारती के लेखक आपको यहाँ पे आ जाएंगे ओमकार नाथ ठाकुर। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर आपके क्या बाल संगीत के भी लेखक हैं, यही हैं पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। और आपके ये प्रणव भारती के भी लेखक ओमकार नाथ ठाकुर है। और प्रणव भारती की रचना जो की गई थी 1956 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। अपने 8 वर्ष के निजी अनुभव एवं 55 प्राचीन मध्यकालीन एवं अर्वाचीन ग्रंथों से सूक्ष्म अध्ययन के पश्चात इस ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, 1956 में प्रणव भारती। कौन? ओमकार नाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है कि बाज से क्या तात्पर्य है। देखिए बाज का मतलब क्या होता है, तो बाज का मतलब होता है आपका क्या होता है, शैली। बाज का मतलब होता है शैली। बाज कहते हैं ना कि शैली, किनार का बाज, जैसे दिल्ली बाज को कहा जाता है, तो वो किनार में बजाने की उसकी शैली है, तो वही शैली होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भरत ने कितने रसों का वर्णन किया है। तो भरत में ने रसों का वर्णन किया है, तो कितने रस का वर्णन किया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब इसका हो जाएगा कि भरत ने 8 रसों का वर्णन किया है। कितने रसों का वर्णन किया है, भरत ने 8 रसों का वर्णन किया है। ठीक है, भरत के अनुसार कितने रस हैं, 8 रस है। आइए देख लेते हैं आगे। देखिए यहाँ पे रस लिखा हुआ ही है। आइए देखिए यहाँ पे जो आपका कौन कौन सा रस है, श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है, रौद्र रस है, वीर रस है, भयानक रस है, और आपका विभत्स रस है, और आपका 8वां जो है अद्भुत रस है। तो ये 8 प्रकार के रस का वर्णन किया है कौन, भरत जी ने। किसने, भरत जी ने। याद रखना है 8 प्रकार के रस को। ठीक है, चलिए फटाफट अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी संस्था या केंद्र संगीत से संबंधित नहीं है। तो बताना है संगीत से संबंधित जो नहीं है वो आपका कौन सा, यूं ही यूनेस्को दिख रहा है। यूनेस्को जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। ठीक है, तो उसकी जो है वो संगीत की संस्था नहीं है। चलिए बाकी सब संगीत की संस्था कौन सी है आपकी, स्पीक मैके, संकल्प, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। तो ये सब आपके संगीत की संस्था के केंद्र हैं, ये सब याद रखना है, लेकिन यूनेस्को नहीं है। आगे प्रश्न है यदि प्रस्तार खाली स्थान ताल के अंतर्गत इनमें संबंधित है। तो यदि प्रस्तार जो है किसके, प्रस्तार खाली स्थान के पूछा जा रहा है, संबंधित है तो किनके, तो वो है आपके 10 प्राण। यहाँ पे आप प्रस्तार जो है 10 प्राण ताल के अंतर्गत इनमें संबंधित है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हर ताल में संगीत पाया जाता है और इसी ताल के 10 भाग होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है टप्पा के जनक किन्हें माना जाता है। तो टप्पा के जनक आपके कौन हो गए, सोरी मियाँ। टप्पा के जनक कौन है, सोरी मियाँ। ठीक है, यह पंजाब घराने से संबंधित है। सोरी मियाँ कहाँ से हैं, सोरी मियाँ। ये टप्पा के बोल जो होते हैं वो अक्सर क्या होते हैं, टप्पा के बोल प्रायः जो होते हैं आपके, टप्पा के बोल प्रायः पंजाबी होते हैं। ठीक है, टप्पा के बोल प्रायः क्या होते हैं, पंजाबी होते हैं। तो टप्पा के जनक सोरी मियाँ। अगला प्रश्न है कि पूर्वी थाट के स्वरों में मध्यम, देखिए ध्यान रखिएगा, मध्यम तीव्र के स्थान पर शुद्ध कर देने से, स्थान पर अगर मध्यम तीव्र को हम मध्यम शुद्ध कर देंगे, ठीक है, किसमें, पूर्वी थाट में, तो कौन सा जो आपको कर देने से इस थाट के स्वर बनेंगे, तो किस थाट के स्वर बन जाएंगे, जो तीव्र जो है ना मध्यम उसको शुद्ध कर देंगे पूर्वी में, तो कौन सा थाट का स्वर बनेगा, तो आपका भैरव का बन जाएगा। ठीक है, कौन सा, भैरव का बन जाएगा। और भैरव जो है क्या है, गंभीर प्रकृति की राग है, और इसका गायन समय भैरव का कब होता है, आपके प्रातः काल में भैरव का गायन समय होता है। ठीक है, भैरव की बात करें तो इसमें कोमल रे और कोमल ध का प्रयोग होता है। ठीक है, बाकी सब शुद्ध लगते हैं। ठीक है, पूर्वी की बात कर लें तो रे आपका कोमल लगेगा, यहाँ पे म तीव्र लगता है, और ध भी आपका कोमल लगता है। ठीक है, ये पूर्वी की बात करें तो रे कोमल, म तीव्र और ध, तो इसी तीव्र म को बोल रहा है क्या कर देने के लिए, शुद्ध कर देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चार ताल, सूल ताल, तिवरा ताल इत्यादि खाली स्थान इत्यादि में गाई जाने वाली गायन शैली क्या कहलाती है। तो चार ताल, सूल ताल, तिवरा ताल, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि खुले बोलों की ताल है सब, तो खुले बोल के ताल जो है ध्रुपद में जो है आपकी संगत बनती है। ठीक है, इस गायन शैली में देखिए आपकी भक्ति रस, वीर रस, शांत तथा श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, किसमें, ध्रुपद में।
ठीक है, तो ध्रुपद का है, चार ताल, सुलताल, तिवरा ताल और आपका रुद्र ताल भी है, उसमें रुद्र ताल भी आता है, उसका भी करते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का कि क्या देखते हैं कि किसी ताल के पूरे ठेके को एक बार बजाने को क्या कहते हैं? तो पूरे ठेके को बजाने को क्या बोलेंगे? आवर्तन। क्या बोलेंगे? उसको आवर्तन बोलेंगे। एक आवर्तन, दो आवर्तन, तो इसको क्या बोलेंगे? पूरे ठेके को एक बार बजाने को आवर्तन बोलेंगे, एक आवर्तन। ठीक है, तो क्लियर हो गया 39 प्रश्न। अब आगे आइए 40 नंबर हम लोग देख लेंगे। 40 नंबर क्या कह रहा है? चलिए, 40 नंबर कह रहा है कि संधि प्रकाश राग समय बजाए जाते हैं। संधि प्रकाश, संधि प्रकाश कब बजाए जाते हैं आपके? देखिए, संधि प्रकाश जो होता है प्रातः तथा संध्या काल में 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में बजाया जाता है संधि प्रकाश, क्योंकि वो होता है सूर्यास्त और सूर्योदय। जैसे कि आप संधि प्रकाश आप 4 से 7 का देख रहे हैं, एक सूरज ढलने वाला, दिन ढलने वाला और रात शुरू होने वाली, और एक आपका रात खत्म होने वाली और दिन शुरू होने वाली। तो ये आपके संधि प्रकाश राग होते हैं। ठीक है, जो कि आपके प्रातः तथा संध्या काल में 4 बजे से लेकर 7 बजे तक के वो क्या होते हैं? वो बजाए जाते हैं। तो चलिए 40 प्रश्न आज रहने देते हैं दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले में आपको सारा प्रश्न हम बहुत सारा प्रश्न करवाना है, क्योंकि आपको आज व्याख्या जो है काफ़ी ज़्यादा मिल गई है इसमें। मान लीजिए आपके प्रश्न तो 40 ही हुए हैं, लेकिन यहाँ से मानिए आपके 40 के 80 प्रश्न यहाँ से आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, बस आपको देखना होगा बस कैसे आपको 40 प्रश्न तक ही आप रह गए, लेकिन प्रश्नों की कुल संख्या अगर जाने तो आपको 80 प्रश्न से कम नहीं करवाया हूँ यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइए कि सेशन यह कैसा लगा और आप लोग को कितना मज़ा आता है पढ़ाई करने में मुझसे। तो फटाफट कमेंट कीजिए, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए भी, क्योंकि मैं शेयर करना कभी नहीं बोलता हूँ, तो कभी कभार कर भी दिया कीजिए खुद से। तो सेशन के बारे में लेकिन श्योर आप लोग लिखिए कि सेशन कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना तैयारी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।